नमस्ते छात्रों। मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव तालुका कळंब, जिला उस्मानाबाद। मैं आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी हुई कहानी ठेस, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी ने पूरक पठन पाठ 10वां ठेस यह कहानी लिखी है। यह फणीश्वरनाथ रेणु जी है। यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी काव्यधारा का रुख बदलने वाले, आजादी के बाद उन्हें प्रेमचंद कहा जाता है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रस्तुत कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने शीर्षन नाम का एक ग्रामीण कलाकार, ग्रामीण कारीगर, उसके जीवन पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। फणीश्वरनाथ रेणु जी कहते हैं कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे कभी बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने शीर्षन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, चटाई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। शीर्षन एक ग्रामीण कारीगर है। वह अपने इस छोटी सी मड़ैया में रहता है। मड़ैया का अर्थ है झोपड़ी। और यहाँ देखो, इस चित्र में शीर्षन एक कारीगर अपना काम कर रहा है। बांस की तीलियों से वह चीक बनाता है, यानी पर्दा बनाता है, चटाई बनाता है। चीक, सतरंगे डोर की मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले यह अपने हाथों से तैयार करता है। इस इलाके में या उस गांव में शीर्षन के जैसा कारीगर दूसरा कोई नहीं है। शीर्षन ने मन लगाकर अगर कोई वस्तु तैयार करता है तो देखने वाले दंग हो जाते हैं और उसकी खुशामद करते हैं। शीर्षन खेती का काम शीर्षन को कभी नहीं आता है। लोग उसे बेगार समझते हैं। बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया हुआ काम उसे बेगार कहते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई शीर्षन को नहीं बुलाते हैं। और शीर्षन यह जो काम करता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो घर में खाना बनाया हुआ है वह खाना और पुराने कपड़े अगर शीर्षन को देते तो वह मन लगाकर अपना काम करता है। इसी प्रकार वह बहुत ही गरीब और ईमानदार कारीगर है। यह शीर्षन यहाँ देखो, शीर्षन क्या क्या बनाता है। शीतल पाटी बनाता है, मोढ़ा बनाता है, खटिया, यहाँ टोकरा है। अपने छुरी से बांस को छीलकर उसकी तीली निकालकर यह वस्तुएं बहुत ही सुंदर ढंग से यह शीर्षन बनाता है। देखो, हलवाओं के लिए वह छतरी भी बनाता है। चीख का अर्थ है पर्दा बनाता है। यह वस्तुएं शीर्षन बनाता है अपने हाथों से। इतनी कारीगरी पूर्वजों से उन्होंने सीखी है, अनुभवों से उन्होंने सीखी है और उस कारीगरी से वह पेट भर खाना खाता है और लोग उसकी कारीगरी देखकर बहुत ही खुश होते हैं। शीर्षन यह जो वस्तुएं बनाता है किससे बनाता है? यह जो मोथी, मूंज, यह घास के नाम है। यह घास
नदियों से निकालकर वह यह वस्तुएं बहुत ही अच्छी ढंग से बनाता है। उसके बाद यह बनाने के लिए वह सुतली का उपयोग करता है। यह सुतली लेता है, उसकी यह कुच्ची बनाता है और इससे वह यह अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाता है। यह वस्तुएं बनाने के लिए उसके यह दो हथियार होते हैं, एक है छुरी और दूसरा हथियार है हसिया। सिरचैन जब घर आता है और उसे घर के लोग काम देते हैं, तो जब उसे कलेवा यानी नाश्ता, यह नाश्ता अगर सिरचुन को मिलता है तो सिरचुन बहुत ही खुश होकर मन लगाकर यह काम करता है। नाश्ते में उसे चूरा यानी चूड़ा, गुड़ का ढेला, खेसारी यानी दाल, सत्तू यानी दाल का आटा, यह अगर सिरचुन को मिलता तो सिरचुन बहुत ही लगन से यह वस्तु ये बनाता और यह मेहनत करता। यह बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ सिरचन का यहाँ चरित्र उन्होंने बताया है। देखो, सिरचन एक बहुत ही अच्छा कलाकार है, लेकिन वह भावनाओं से परिपूर्ण आदमी है। वह एक उच्च कोटि का कलाकार है। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं है। लेखक का परिवार विशेष रूप से उसकी माँ का सिरचन बहुत ही आदर करता है। लेखक की माँ भी सिरचन की कला का सम्मान करती है। शायद इसीलिए लेखक की चाची उससे जली भुनी रहती है और भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए चाची के बुरा भला कहने पर वह नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। परंतु सिरचन जानता है कि चीक, शीतल पाटी आदि सभी चीजों के लिए मानू के अफसर पति ने उन्हें फरमाइश की थी। उसे मानू से स्नेह था, अतः नाराज होने के बावजूद वह मानू के लिए वे सारी चीजें बनाता है और इतनी सुंदर कि लेखक भी उसकी कारीगरी देखकर दंग रह जाते हैं। शीर्षन स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आता है। मानू जब माँ द्वारा कही गई मोहर छाप वाली धोती का दाम शीर्षन को देना चाहती है तो वह दोनों हाथ जोड़कर मना कर देता है। इतना ईमानदार यह शीर्षन कहानी में सिरचन का यह जो चरित्र है, पात्र है, बहुत ही स्वाभिमानी दिखाया है। वह काम करता है जितना उसे दिया जाता है, लेकिन जब हम उसे प्यार से देते हैं तो वह भरपेट खाना खाता है। पुराने कपड़े देते हैं वह पहन लेता है। लेकिन लेखक ने एक दिन अपने घर बुलाया है क्योंकि मानू के पति की फरमाइश थी कि उन्हें कुछ वस्तु चाहिए थी और इतने प्यार से लेखक ने उसे बुलाया है चीक और शीतल पाटी बनाने के लिए। इसीलिए सिरचन घर आता है। माँ उसे बहुत ही इज्जत से यह नाश्ता देती है, वह खाता है। पूरे इस गांव में, इस हवेली में ही सिरचन की इज्जत की जाती थी और इसी घर में चाची के द्वारा उसका अपमान होता है और यह आधी चीक और आधी शीतल पाटी छोड़कर वह उसके मन को जो ठेस पहुंची है, अपमान हुआ है, दुख पहुंचा है, यह वह सहन नहीं करता। इसीलिए वह आधा अधूरा काम छोड़कर वह चला जाता है। लेकिन उन्हें काम छोड़कर चले जाने का उन्हें भी बहुत ही दुख था। जो बुरा अनुभव लेखक के घर आया है, इससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ था। तो वह मानो रेलवे स्टेशन पर जब जाती है तब शीतल पाटी और चीक लेकर और जो घरेलू उपयोगी वस्तुएं हैं वह भी लेकर यह सिरचन रेलवे स्टेशन पर जाता है और वह सब कुछ देता है। तब लेखक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और मानो पुकारते हैं, सिरचन दादा, कितना प्यार है उस पुकार में, इस आवाज में। यह जब शीतल पाटी, चीक और घरेलू वस्तुएं जब देता है तब माँ ने उन्हें कहा था कि इस बार मानो को यह चीक और शीतल पाटी ले जानी है। अच्छी करो, मैं तुम्हें एक मोहर छाप वाली धोती दूंगी, खाना अच्छा दूंगी। इसीलिए उन्होंने यह काम किया था। तब मानो उसे यह पैसे निकाल कर देती है, यह मोहर छाप वाली धोती ले लो। लेकिन वहाँ वह एक भी रुपया वह नहीं लेता है। इतना ईमानदार चरित्र फणीश्वरनाथ रेणु जी ने
यहाँ सिरचन के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। तो आज भी ग्रामीण कलाकार हमारे यहाँ बहुत ही है। कुछ लोग गहनों सोने से गहने तैयार करते हैं, लकड़ियों से खिलौने तैयार करते हैं, उपयोगी घरेलू वस्तुएं तैयार करते हैं। अम, उसके साथ ही कीचड़ से कुछ लोग अपनी कला तैयार करते हैं, वस्तुएं तैयार करते हैं। तो इतने लकड़ियों से कुछ औजारे बनाते हैं लोग, इतने कलाकार हैं आज। पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, पत्थरों पर कला करते हैं, ऐसे कलाकार हमारे इस भारत देश में हैं। इसीलिए ग्रामीण कलाकार की आज हमें कदर करनी चाहिए। लेकिन आज लोग सिरचन के तरफ अगर काम है तो ही उसकी खुशामद करते हैं, और काम चला गया तो सिरचन की बेइज्जती करते हैं। तो ऐसे स्वाभिमानी कारीगर को यह अपमान सहन नहीं होता है। उसके मन को, उसके भावनाओं को यहाँ ठेस पहुंची है, इसीलिए यह सिरचन अधूरा काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन भावना से भरा हुआ यह सिरचन होने के कारण घर जाने के बाद उसे बहुत ही दुख होता है। इसीलिए उन्होंने मानू को यह अपनी घरेलू वस्तुएं दे दी। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर ढंग से लिखा हुआ यह पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी का था। अब इस पर मैंने यहाँ प्रश्न तैयार किया है। सिरचन को आने वाले काम देखो, सिरचन को क्या क्या काम आते थे? रंगीन शीतल पाटी, सतरंगे डोर के मोड़े, बांस की तीलियों की चीख, ताल के पत्तों की छतरी, टोपी। इनका प्रबंध करने पर सिरचन तुरंत हाजिर होगा। दही की कड़ी, तली हुई तरकारी, मलाई वाला दूध। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त व्यंजनों के नाम: बूंदिया, मिठाई, गुड़, चूरा। लोगों द्वारा सिरचन के लिए प्रयुक्त विशेषण: मुफ्तखोर, चटोर, कामचोर। सिरचन का मेहनताना, पेट भर खाना, एकाध पुराना कपड़ा। मानू को उपहार में मिला क्या? शीतल पाटी और चीक। तो यहाँ स्वाध्याय के रूप में एक प्रश्न दिया है। परीक्षा में भी इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने विचार लिखिए। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। देखो, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। जीवन में कला का विशेष महत्व है। कला से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कलाकार अपनी कलाओं के द्वारा जन समुदाय में उत्साह निर्माण करता है। जिस व्यक्ति के पास अद्भुत और कलात्मक कला होती है वह कलाकार कहलाता है। फिर वह एक चित्रकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है या मूर्तिकार हो सकता है। कलाकार समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये समाज की संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। हर कलाकार की कलाकृति में उसके अनेक भावनाएं एवं संवेदनाएं छुपी हुई होती है। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि यही कला उसके सुख, संतोष और कभी कभी उसके जीवन यापन का भी प्रमुख साधन होती है। जहाँ कला और कलाकारों का सम्मान होता है, वही विकास के साथ साथ परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होता है। कलाकार की कला का सम्मान ही कलाकार को सम्मान देना होता है। अतः हमें सदैव कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों, मैंने ठेस यह फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो पाठ है, उनकी लिखी हुई जो कहानी है, यह कहानी मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, और उस पाठ का मैंने सारांश भी यहाँ बताया है। पाठ बहुत ही बड़ा है, अगर पढ़कर यहाँ बताना है तो उसे बहुत ही समय लगेगा। इसीलिए मैंने इस पाठ की पूरी समरी आपको बता दी है। अब यहाँ खेसारी का सत्तू, भुनी हुई लतरी दाल का आटा है, पटेर की पाटी, तालाबों में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधे के पत्तों से बनी हुई चटाई है, मूंज की रस्सी, सरकंडे के छिलके, मूंज से बनी रस्सी, मोथी घास, नागर मोता एक घास जिससे औषधि भी बनाई जाती है, कुश, धार्मिक कार्यों में उपयोगी एक घास। यह कठिन शब्द जो पंक्ति है वहाँ है। उसके बाद मुंह लाल होना, क्रोधित होना, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, मुंह लटकाना, निराश होना, यह मुहावरे है। तो मैंने आपको इस कहानी का सारांश बताया है, कहानीकार का उद्देश्य बताया है, पात्र सिरचन का
यहाँ चरित्र भी मैंने बताया है और इस पाठ में लेखक को क्या कहना है यह भी समझा दिया है। और इस पाठ पर कृति पत्रिका के आधार पर जो स्वाध्याय है उसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। तो बच्चों, यह पाठ आप पूरा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो यह मेरा जो वीडियो है यह आपको कैसा लगा, यह पूरा वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।